तो होम स्कूलिंग की बात पूरी नहीं हुई थी, तो ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो ये जो चित्र है इसकी मैंने बात की थी। ये जो बीच में ब्रिज है ये हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जिसको बोलते हैं। मतलब एक साइड है जो इमोशन को ज़्यादा रेगुलेट करता है, और जो दूसरा है वो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट। और इन दोनों के बीच ये ब्रिज जितना समृद्ध होगा उतना ही हम ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे, अच्छा फैसला कर पाएंगे, उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। तो आइंस्टाइन के ब्रेन को देखा गया। आइंस्टाइन के ब्रेन को जब वो मरे तो किसी ने चुरा दिया था, उनकी डेड बॉडी से काट के उसको, इसीलिए कि भाई ये आइंस्टाइन इतना बड़ा जीनियस कैसे हुआ। और अभी कुछ साल पहले 2013 में अब नई मशीनें जो ईजाद हुई है उनकी मदद से पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन का ये जो ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा समृद्ध था, बहुत थिक। इसमें ये न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं, करीब करीब 20 करोड़, समझ लो आपकी ये 20 करोड़ धागे जैसे। और ये जितने समृद्ध होंगे, जितने थिक होंगे, उतना ही कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा इमोशन और इंटेलेक्ट के बीच। तो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों में, कि प्यार का मामला हो या कि सफल नहीं हो पाए, आगे नहीं निकल पाए, तो उनका ये कमज़ोर होता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्वे भी नहीं हुआ, पर ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। जिनका ये कमज़ोर होता है तो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा, जो इंटेलेक्चुअल फ़ैसला लेंगे दिमाग से, तो उसके पीछे ये नहीं देखते कि मतलब इमोशन वाला जो पक्ष है वो अलग है, और इन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। क्रिएटिविटी इसको बढ़ाती है। कोई इंसान जितना क्रिएटिव होगा उसका ये जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम, इसका नाम कॉर्पस कैलोसम उतना ज़्यादा समृद्ध होता है क्रिएटिविटी से और मेडिटेशन से। अब 3-4 चीज़ें सामने निकल रही हैं जिनको हमें लिंक करना पड़ेगा। एक चीज़ ये पता चल रही है बहुत व्यापक सर्वे से कि 25 साल से ऊपर, मतलब जिसकी शिक्षा पूरी हो गई, उसके दिमाग का 98% भाग डल हो जाता है, मतलब क्रिएटिव नहीं रहता। सर्वे में ये पाया गया कि 100 में से केवल 2 ही लोग क्रिएटिव रह जाते हैं, जबकि उन्हीं लोगों का जब वो 5 साल के थे तब जब टेस्ट लिया गया तो पता चला कि 100 में से 98 क्रिएटिव थे, और अब उल्टा हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन का 98% एक तरीके से लेज़ी हो जाता है एजुकेशन के बावजूद या एजुकेशन के कारण। तो एक तो ये, दूसरी बात ये जो ब्रिज का पता चला है, क्रिएटिविटी इसको समृद्ध करती है, और मेडिटेशन भी। इसका मतलब क्रिएटिविटी और मेडिटेशन का कोई संबंध है आपस में। तो इस सारी डिस्कशन में अभी संस्कार की बात नहीं आ रही है। ये जो साइंटिस्ट लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये तो बोल रहे हैं कि भाई मेडिटेशन, और मेडिटेशन से मतलब क्या क्या अच्छा होता है दिमाग में वगैरह वगैरह। लेकिन हम इसमें अगर संस्कार भी शामिल कर दें कि भाई क्रिएटिविटी एक तो हमारी क्षमता बढ़ाएगी मेडिटेशन के लिए, अंदर की यात्रा के लिए। दूसरी बात, बाहर के जगत में ये जो क्रिएटिविटी है यही काम आएगी बहुत ज़्यादा। तो हम बाहर के जगत में भी बहुत ज़्यादा सफल होंगे, और हम मेडिटेशन के द्वारा हमारा जो अंदर का जो विराट जगत है उसके भी संपर्क में ज़रा ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं। और एक बात अब हमको जोड़नी पड़ेगी अपनी तरफ से कि अहंकार न बढ़ जाए। क्रिएटिव आदमी है, बाहर फटाफट सफल हो जाता है, लेकिन अहंकार के साथ काम नहीं करेगा तो गड़बड़ कर सकता है। तो अगर हम ये भी शामिल कर दें तो अब प्रश्न ये है कि कैसी शिक्षा।
हम क्या करें, कैसा इंतज़ाम करें अपने बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, कि उनके दिमाग के जो दोनों हिस्से हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। यानी कि ये जो ब्रिज है ये बहुत बढ़िया बने, और ये बनेगा क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी स्कूलों में होती नहीं है, और मेडिटेशन से, मेडिटेशन भी स्कूलों में होता नहीं है। वैसे माइंडफुलनेस एक फैशन की तरह स्कूलों में चला गया, पर कुछ स्कूलों का मैंने पता लगाया कि एक्चुअली बच्चे दिल से उसको करते नहीं, क्योंकि वो थोपा हुआ रहता है। मैनेजमेंट ने, किसी ने थोप दिया कि भाई ये अच्छा माना जाता है आजकल, तो पेरेंट्स थोड़ा सा पसंद करेंगे हमारे स्कूल को। ये नहीं कि मेडिटेशन से ब्रेन का इवोल्यूशन होगा। तो हम अपने बच्चों के साथ अब क्या करने वाले हैं, ये प्रश्न है। तो ये पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने होम स्कूलिंग का आइडिया दिया था, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा सफल हुआ। इस समय लगभग 25 लाख बच्चे अमेरिका के वो घर ही में पढ़ाई करते हैं। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है, ताकि आपके बच्चे अकेले न पढ़ें, तो ये मैं ये बोल रहा था कि जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं ऐसे कुछ फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए 5-7, और धीरे 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 इस आइडिया को डिस्कस कीजिए। और अगर लोग मानते हैं तो 5-6 फैमिलीज़ हैं, मतलब 8-10 बच्चे तो होंगे, और इतनी सारी बिल्डिंग्स या फ्लैट्स सब बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। कहीं लाइब्रेरी बना दीजिए, कहीं लैब बना दीजिए। और लेकिन ये नहीं चलेगा कि वहाँ आप टीचर्स को हायर कर दो और टीचर को सैलरी दो, आपको करना पड़ेगा ये। तो पेरेंट्स को अपने आप को री एजुकेट करना पड़ेगा। पेरेंट्स जितने खुद को ज़िंदा करेंगे उतना ये सफल हो सकता है, एक विकल्प। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि कोई ऐसा स्कूल हो जो थोड़ा अच्छा है, और जहाँ आप लोगों की बात मानी जाए, और आप पेरेंट्स के साथ मिल कर के और टीचर्स के साथ मिल कर के कुछ नई नई चीज़ें वहाँ इंट्रोड्यूस करो। क्योंकि आजकल और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बहुत सारी नई बीमारियां आ गई, जैसे ड्रग्स है। अब हमारे देश में भी ड्रग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से। तो स्कूल में वो और क्या क्या चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें सीखते हैं, जो सीखना चाहिए वो तो अच्छी तरह सीख नहीं पाते, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन जो गड़बड़ चीज़ें हैं वो भी सीख रहे हैं। तो होम स्कूलिंग होगी तो उससे ये बच्चे बचेंगे। और दूसरा, आप ही कोई अपना स्कूल खोल सकें उसी टाइप का, जिसमें कि सरकारी मान्यता इत्यादि इत्यादि, और आप ही लोग वहाँ टीचर हैं, आप ही मैनेजमेंट हैं, आप ही टीचर हैं। तो ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, जैसे हमने किया। ये इसको सरकारी मान्यता है, और सरकार हमें कुछ एड नहीं करती, पैसा फैसा नहीं देती, लेकिन मतलब रिकग्निशन है सरकार से बहुत पहले से। और हमने क्या किया, क्योंकि हम ही मैनेजमेंट थे, हम ही टीचर थे, और हमारे ऊपर कोई नहीं था, इसलिए हम कर पाए। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा होता कि जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो हमने देखा कि फाइनेंशियली हमको फ्री होना पड़ेगा। तो हमने बहुत पहले ही 3-4 सालों में ये तय कर लिया कि हम किसी से ये नहीं लेंगे, मतलब कोई हमें इस तरीके से पैसा दे कि फिर उसकी कंडीशंस हों, ये करो वो करो, ऐसा। तो किसी फंडिंग एजेंसी से हमने पैसा नहीं लिया। आए लोग, जब ये स्कूल चलने लगा कि हम करते हैं, हमने कहा ना, हम इंडिविजुअल से ले लेंगे, और अभी भी इंडिविजुअल्स ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, पर ये तो बहुत रेयर एक केस है, क्योंकि ये स्कूल संस्था इसको बंद कर रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। उस समय हम लोग आए, तो ये यहाँ के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू अब चलाना चाहता है इस स्कूल को, तो कुछ भी कर ले, ज़्यादा बंद होगा। तो वो एक चीज़ थी। लेकिन लाइक माइंडेड पेरेंट्स मिल कर के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी जो अगली पीढ़ी है,
ऐसा ना हो कि वो भी 98% उनका ब्रेन डल हो जाए और वो भी फिट हो जाएं चुपचाप, और तो सारी दुनिया में यही चलेगा कि नए बच्चे पुरानी सिस्टम्स में चुपचाप फिट हो जाएं, तो फिर क्या होगा? अभी 2% लोग हैं कि जो क्रिएटिव हैं। दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, जो लोग आगे निकलते हैं कॉलेज कॉलेज से, और कई तो पढ़ते नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया और बहुत नई नई चीज़ें। मैंने सुना कि ये जो एप्पल है, एप्पल जो कंप्यूटर है, वो जिसने इन्वेंट किया, मतलब जिसने उसमें ख़ास जो आदमी उसके पीछे था, वो हाई स्कूल भी पास नहीं था, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो क्रिएटिविटी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, अंदर की यात्रा के लिए भी और बाहर के जगत के लिए भी। अंदर की यात्रा के लिए ऐसे कि उससे ब्रेन हील होगा, क्रिएटिविटी से ब्रेन समृद्ध होगा, उसकी हीलिंग होगी, और ये जो कॉर्पस कैल्यूसम हम जो बोल रहे थे, मतलब दोनों ब्रेन्स के बीच में हार्मनी होगी, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनेगा मेडिटेशन के लिए। और बच्चों में हम पहले से ये संस्कार डालें कि भाई बाहर के जगत में कितना भी आप कमाल कर दो, अहंकार को नहीं पनपने देना। तो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये हमारा जो समाज है धीरे 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 बदल सकता है, इसकी विकृतियां दूर हो सकती हैं। तो इस पे काफ़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और जो लोग कुछ कर सकते हैं उन्हें छोटी छोटी शुरुआतें कर देनी चाहिए। फिर इस पे कभी और बात करेंगे।